हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू अवर प्यारा सा चैनल लर्न एंड लाफ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कवर करेंगे पार्ट 1। और फिर पार्ट 2 में हम लोग हार्ट को फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लो, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का पहले डेफिनेशन पूछ सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जितना भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट हम लोग के बॉडी में हो रहा है, वेदर रेस्पिरेटरी गैसेस का हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का हो रहा है, या फिर तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेस्ट का हो रहा है, सब कुछ आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन सेल को सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा बॉडी से, या फिर वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करेगा बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये सारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट का, हार्मोन्स का, सब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखो, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स। पहले डिस्कशन होगा ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में और टिश्यू फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स क्या होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होता है, और तीसरे में हम लोग हार्ट पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। तो ये अगर पूछेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पहला कंपोनेंट होता है बॉडी का फ्लूइड्स, जिसमें कि ब्लड भी आ जाएगा, लिम्फ भी आ जाएगा और टिश्यू फ्लूइड भी आ जाएगा। और ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सबको कैरी करने के लिए, और हार्ट बेसिकली इसको स्टोरेज के लिए ब्लड का और पंप करने के लिए टू द बॉडी। ठीक है, अब देखो डिटेल में अगर पढ़ा जाए कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड बेसिकली फॉर्म होता है दो चीज से मिलकर के ब्लड बना रहता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट से और एक फ्लूइड पार्ट से। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% ऑफ द ब्लड को कवर कर रहा है और बाकी का 55% फ्लूइड पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? जैसे कि प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और फ्लूइड पार्ट में आ जाएगा प्लाज्मा। जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि देखो, एक यहाँ पर सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है, और यहाँ पर बीच बीच में फ्लूइड है। ये सेल्स किसके अंदर तैर रहा है? तो ये तैर रहा है फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और ये जो स्पेस है, यहाँ यहाँ जो ये स्पेस दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। ठीक है, तो इस स्पेस को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। पर अभी तुम लोग को वो चीज नहीं पढ़ना है, अभी बस क्या पढ़ना है कि ब्लड दो चीज से बना है, एक सेल से बना है और एक बना है फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा से। तो ये जो फ्लूइड पार्ट है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ये फ्लूइड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। और ये जो ग्रीन ग्रीन तुम लोग को दिख रहा है, ये हो जाएगा सेल्स तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो सेल्स है तीन तरह का हो सकता है, एक आरबीसी हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स हो सकता है, एक डब्ल्यूबीसी हो सकता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हो सकता है, और एक प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, याद रखना, साइट्स हमेशा पता है क्या होता है, साइट्स मतलब हमेशा सेल होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये हो जाएगा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वैसे साइट्स यहाँ सेल डिनोट कर रहा है, वैसे ही रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम इराइथ्रोसाइट्स। तो ये याद रखना है। अब फ्लूइड पार्ट जो 55% है, वो प्लाज्मा है। अब ये प्लाज्मा कहाँ से आता है? तो ये सिक्रीट होता है लिवर से। अच्छा, इसका कलर क्या होता है? तो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, पेल येलो कलर्ड को ही हम लोग स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। ठीक है, येलो कलर पर पेल हुआ वाला येलो कलर, मतलब पेल येलो समझ में आता है ना, कुछ ऐसा येलो। ठीक है, आगे चलो। अब जो आरबीसी है वो माइन्यूट होता है, बाइकनकेव शेप होता है। देखो ये आरबीसी है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो आरबीसी का डायग्राम है।
एक मिनट, ये कलर विजिबल नहीं होगा तुम लोग को। ये आरबीसी का डायग्राम है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स का डायग्राम है। अब देखो ये कितना छोटा छोटा है, माइन्यूट है। बाइकनकेव है, बाइकनकेव होता है मतलब ये वन एक और ये बीच, ये 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइकनकेव, कॉनकेव शेप पर बाई कॉनकेव शेप। अब यहाँ पर डिस्क लाइक सेल्स होता है, ये डिस्क लाइक सेल है ना, वो जो हम लोग थ्रो करके फेंकते थे डिस्क, तो वो डिस्क लाइक सेल्स है। अब साइज उसका होता है 7.6 माइक्रोन, ठीक है। ये माइक्रोन को ऐसे भी तुम लोग डिनोट कर सकते हो, माइक्रोन का साइन है, ठीक है। माइक्रो। तो साइज इसका याद रखना है कि आरबीसी को, पहला बात याद रखना है कि आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये माइन्यूट मतलब स्मॉल साइज का होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है, डिस्क लाइक सेल है। साइज होता है 7.6 माइक्रोन। और ये इसका जो साइटोप्लाज्म होता है अंदर में, ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, पढ़े हो ना कि एक सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। फिर उसके अंदर बेसिकली वो फिर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये चीज हो जाता है कि इसी को बोलते हैं कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वैसे ही आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो स्पॉन्जी नेचर का होता है। अब 5.5 मिलियन आरबीसी मेन में होता है और 4.5 मिलियन आरबीसी वुमेन में होता है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना है तुम लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेटा याद रखना। अब देखो, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एफिशिएंटली, आरबीसी लोग क्या करता है, अपना न्यूक्लियस लॉस कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया लॉस कर जाता है। अब देखो, अगर बोले कि आरबीसी में न्यूक्लियस है, तो नहीं, आरबीसी एक वैसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हाँ, क्या होता है कि अनमेच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, जब आरबीसी बच्चा होगा, ठीक है, आरबीसी जब छोटा था, बच्चा था, वो अनमेच्योर था, उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस होगा। पर जैसे ही वो अब मेच्योर हो जाता है, जैसे ही आरबीसी का सेल्स मेच्योर हो जाएगा, तो उसके अंदर से न्यूक्लियस लॉस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया लॉस हो जाएगा, ईआर गोल्जी बॉडी कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं रहेगा? तो इसी के ऊपर बहुत अच्छे से गिव रीज़न आता है कि बताओ एक मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में, यहाँ पर लिख लो, ठीक है, कि मैच्योर, बताओ कि एक मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं रहता है? तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, लॉस ऑफ न्यूक्लियस क्या करेगा, आरबीसी को बाइकनकेव बनाए रखेगा। और बाइकनकेव आरबीसी में सरफेस एरिया 30% से ज्यादा रहता है। एक राउंड आरबीसी ले लो, ठीक है। अगर इसका 70% एरिया होगा, तो ये राउंड बाइकनकेव आरबीसी में 100% एरिया होगा। तो लॉस ऑफ न्यूक्लियस क्या करेगा, आरबीसी को बाइकनकेव बना देगा। और अगर आरबीसी को बाइकनकेव बनाएगा, तो सरफेस एरिया 30% से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सरफेस एरिया हम लोग को क्यों इंक्रीज करना है, इसलिए इंक्रीज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी कम स्पेस में एकोमोडेट हो जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इतना स्पेस में आरबीसी में, एक एक आरबीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ सके, ठीक है। तो लॉस ऑफ न्यूक्लियस क्या करेगा, आरबीसी को बाइकनकेव बनाएगा, और जिससे कि 30% सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा, और आरबीसी क्या करेगा, कम जगह में बहुत ज्यादा आरबीसी एकोमोडेट हो पाएगा। अब लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो वो पावर जनरेट कहाँ से करता है, एनर्जी कहाँ से जनरेट करता है, वो जनरेट करता है एनर्जी ऑक्सीजन को लेकर के। तो अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो सारा ऑक्सीजन तो वो खुद खा जाता, समझ में आया। तो इसीलिए आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के अंदर नहीं होगा, तो वो खुद के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करेगा, सारा ऑक्सीजन तुम्हारे आरबीसी में मेंटेन रहेगा। और सारा ऑक्सीजन तुम्हारे आरबीसी में मेंटेन रहेगा, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरिंग मोर ऑक्सीजन, बिकॉज दे कैन नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर देयर ओन नीड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब गिव रीजन में पक्का आएगा, ठीक है। अब आगे चलो, इतना समझ में आया ना। देखो, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन कहाँ है, तो मैम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। ये एक आरबीसी का सेल है, राउंड बाइकन केव आरबीसी,
ठीक है? इसके अंदर पिगमेंट है, जो इसको रेड कलर दे रहा है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है? ये रेड कलर किससे आ रहा है? हीमोग्लोबिन से आ रहा है। अब इस हीमोग्लोबिन का क्या है कि ये हीमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा लगाव है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ज़्यादा लगाव है इसके लिए, अब ये खराबी करेगा। कैसे खराबी करेगा? तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसका ग्रेटर एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब होता है प्यार, लगाव, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन का ग्रेटर एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये जैसे ही हीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा कार्बन आ जाएगा, तो ये फॉर्म कर जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? एविबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को कट डाउन कर देगा। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में फिर तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बना, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने अंदर आने ही नहीं देगा। अगर किसी आरबीसी में मान लो कि एक इंसान है, कार्बन बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन में वो रह रहा है, ठीक है? तो उसके ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, और उस आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो क्या करेगा? उस कार्बन को अपने अंदर ले लेगा, और जैसे ही हीमोग्लोबिन कार्बन के साथ मिलेगा, तो वो बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस इंसान में ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और ऑक्सीजन तो इतना ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो फिर वो सफ़र करने लगेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग से। तो ये फेटल डिज़ीज़ है, इसमें आदमी का मौत भी हो सकता है, ठीक है? तो ये याद रखना कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू के अंदर जाकर के फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब टिश्यू को तो भाई हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कट डाउन होके हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। तो और अब ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाएगा कि व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो फिर ये लिखोगे तुम लोग कि हीमोग्लोबिन को ग्रेटर एफिनिटी था कार्बन के साथ, और फिर वो कंपाउंड बना दिया मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अंदर कम कर देगा, और फिर ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन से को रोक देगा, और ये हम लोग सफ़र करने लगेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग से, जो कि एक फेटल डिज़ीज़ है। ठीक है? इतना समझ आ गया? अब पढ़ो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर तुम लोग से 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पूछ सकता है कि ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है, फीचर्स भी पूछ सकता है, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है? तो अगर पूछेगा कि ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो ब्लड इज़ थिकर एंड हेवियर देन वाटर, ये पता है ना कि ब्लड गाढ़ा होता है पानी से। तो ब्लड इज थिकर एंड हेवियर देन वाटर। ये स्लाइटली अल्कलाइन है, मतलब इसका पीएच 7.5 के बराबर है। अब वॉल्यूम कितना रहता है? तो 5 टू 6 लीटर वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्लड में, सॉरी ह्यूमन में ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम 5 टू 6 लीटर। 8 टू 10% ऑफ द बॉडी मास ब्लड कवर कर रहा है हमारे अंदर। 8 टू 10% जो भी बॉडी का मास है, मान लो एक 70 केजी का इंसान है, तो उसमें 8 से 10% उसका 70 केजी का वो ब्लड कंज्यूम कर रखा है, ठीक है? और ब्लड को टेस्ट करके तो देखे ही होगे, सॉल्टेसन टेस्ट, ठीक है? कभी कट जाता है ना, तो फिर टेस्ट हो ही जाता है। तो ब्लड क्या हो गया? ब्लड इज थिकर एंड हेवियर देन वाटर, स्लाइटली अल्कलाइन है, पीएच 7.5, वॉल्यूम 5 टू 6 लीटर कंज्यूम करेगा, 8 टू 10% ऑफ द बॉडी मास, और सॉल्ट इज इन टेस्ट। अब फंक्शन क्या है ब्लड का? तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस में, तो इसका मतलब कि ये रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में मदद करेगा, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट करेगा, और टेम्परेचर रेगुलेशन को भी मदद करता है ब्लड। तो ब्लड चार चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब चीज में मदद करेगा। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंपोजिशन क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो अगर तुम लोग ब्लड को देखोगे कि ब्लड में है क्या क्या, तो 90 टू 92% तो वाटर है ब्लड में,
ठीक है। ब्लड में 90 से 92% वाटर है और 8 से 10% उसमें कुछ वाटर का सॉल्यूट्स है। तो अब इसको डिटेल में अगर बहुत सारे बुक में दिया हुआ रहता है, बहुत सारे में नहीं दिया हुआ रहता है। अगर तुम्हारे बुक में है तो ज़रूर पढ़ो और ये कंपोज़िशन याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये कंपोज़िशन देखो बहुत आसान है। ब्लड के अंदर 90 से 92% वाटर है, 8 से 10% वाटर का सॉल्यूट्स है, ठीक है? अब ये 6 टू 8 परसेंटेज में प्लाज्मा प्रोटीन है जिसमें कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फिब्रिनोजन हो गया, ठीक है? अब ये न्यूट्रिएंट्स ये है, इसका डिवीजन है, ठीक है ये कंफ्यूज मत होना। ये 8 से 10% का डिवीजन है। ये 90 से 92% तो वाटर हो गया, ठीक है? ये 90 से 92% वाटर हो गया। ये 8 से 10% जो वाटर सॉल्यूट्स है ना, 8 टू 10% इसका डिवीजन है कि 6 टू 8% प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है वो वाटर सॉल्यूट्स में, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजन, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स हो सकता है 0 टू 1%, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ठीक है? और रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो पता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया ये सब वेस्ट है, ठीक है? और मिनरल आयंस हो गया जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारा भी रहता है ब्लड में। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज ये सब भी ट्रेसेस अमाउंट में बहुत कम अमाउंट में ब्लड में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन ये सब हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतना समझ आया कि कंपोजिशन क्या है? 90 से 92% वाटर, बाकी का 8 टू 10% वाटर सॉल्यूट्स जिसमें कि 6 टू 8% प्लाज्मा प्रोटीन, 0.1% या 0 टू 1% न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मिनरल साइंस और एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि 6 टू 8% प्लाज्मा प्रोटीन अगर पूछ दिया या फिर एमसीक्यू में 4 नाम दे दिया और बोलेगा कि व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन, तो उसमें तुम लोग को याद रखना है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फिब्रिनोजन होता है, तो बाकी जो 1 एलिमिनेट होगा उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स में इतना ही आएगा, ठीक है? अब पढ़ो कि व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या-क्या आएगा। तो ये इतना जो हम लोग पहले पढ़े वो सारा रेड ब्लड सेल्स था। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम तुम लोग पढ़ चुके थे कि ये ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इसे, है ना? व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नंबर कितना होता है तो 4000 टू 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है? तो इसका नंबर याद रखना है। जैसे वहां पे पढ़े ना 5 पे 6 लीटर होता है वॉल्यूम में, वैसे यहाँ पर पढ़ रहे हो कि 4000 से 8000 पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही देखोगे कि तुम लोग कभी ब्लड रिपोर्ट पढ़े हो जिसमें कि जैसे किसी को फीवर हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, कोई ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है? तो उस समय होता है क्या, डब्ल्यूबीसी का नंबर वहां पे इंक्रीज हो जाया रहता है। क्यों इंक्रीज हुआ रहता है? ताकि वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है हम लोग के बॉडी में। दवाई तो बाद में काम करेगा, पहले हम लोग का बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को जनरेट करता है। तो उस समय व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर यूजुअली जो नंबर होता है उससे बढ़ा हुआ दिखता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये पढ़ लो कि ल्यूकोसाइट्स होता है। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। नंबर 4000 टू 8000 अमोइबिड शेप, अमीबा शेप का होता है। ये देखो ऐसा शेप, कुछ ऐसा, ठीक है? अमीबॉइड शेप इसको बोलते हैं। तो ये अमीबॉइड शेप का होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, मतलब हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि लड़ेगा। कहीं पर भी अगर मान लो कि अच्छा, ऐसे देखे होगे ना कि कहीं पर एक चोट लगा है, ठीक है? तो वहां पर थोड़े दिन बाद देखोगे व्हाइट व्हाइट पस जनरेट हो जाता है, ऐसे करके पस जनरेट हो जाता है व्हाइट व्हाइट। तो वो क्या होता है, वो डब्ल्यूबीसी हो रहा है। कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ तो पहले डब्ल्यूबीसी तुम्हारा वहां पर आएगा और तुमको वहां पर मैकेनिज्म देगा, डिफेंस मैकेनिज्म देगा, उस चीज को, बैक्टीरिया को, ये सबको भगाएगा, मारेगा। तो फिर ये इस चीज के लिए वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स जनरेट हो जाता है जो कि पस के फॉर्म में दिखता भी है हम लोग को कभी कभार। तो ये ल्यूकोसाइट्स डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। एवरेज लाइफ स्पैन 2 वीक्स लगभग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
डब्ल्यूबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो आरबीसी भी रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है। आरबीसी भी लिख लो कि आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो और डाइड इन स्प्लीन। ठीक है, ये याद रखना कि स्प्लीन में रेड बोन मैरो में जनरेट होता है और स्प्लीन में डाई हो जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ होता है? तो जो हम लोग का बॉडी है ना, उसमें थाई में फीमर होता है। फीमर हड्डी जान रहे हो ना, लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, फीमर। उस फीमर के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में और समटाइम्स लिवर में भी डब्ल्यूबीसी जनरेट होता है। पर आरबीसी प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो में और डाइड होता है स्प्लीन में। ठीक है, अब ल्यूकीमिया क्या है? तो एक वैसा कैंसर है ल्यूकीमिया जिसमें कि क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर मेनी फोल्ड टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब ये डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, आरबीसी का ही स्पेस लेगा। और हम लोग को बॉडी में क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए ज्यादा, डब्ल्यूबीसी नहीं चाहिए। डब्ल्यूबीसी तब चाहिए जब हम लोग की बॉडी में कुछ अ, खतरा हो गया है, कोई हम लोग को बीमारी हो गया है, तब डब्ल्यूबीसी का नंबर कुछ इंक्रीज होता है ताकि वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना स्टार्ट कर सके। पर अगर डब्ल्यूबीसी बिना बिना रुकावट के वो बढ़ते ही जाए तो वो क्या करेगा, आरबीसी का जगह ले लेगा। और आरबीसी का जगह लेगा तो फिर वो कैंसर का रूप ले लेगा। तो ये ल्यूकीमिया एक कैंसर होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है मैनीफोल्ड एट द कॉस्ट ऑफ आरबीसी। ठीक है, इट इज अ फेटल डिजीज, ये भी एक फेटल डिजीज है, खतरनाक डिजीज है। अब ल्यूकोपीनिया क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल डिक्रीज होता है नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी में। अब ल्यूकोपीनिया से सफर करने वाले इंसान को क्या होगा कि बीमारी हुआ तो वो जल्दी उसको असर करेगा। समझ में आया कि कोई भी बीमारी उसको बहुत ज्यादा हार्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। तो दोनों ही बीमारी खराब है। तो ये नॉर्मल 4000 टू 8000 रहना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ये डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप्स का होता है। आरबीसी बहुत सारे टाइप्स का नहीं होता है, पर डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। इसको डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, अभी पढ़े। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसको दो चीज में तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, एक ग्रैनुलोसाइट्स में, एक ए ग्रैनुलोसाइट्स में। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है, जैसे कि एक डब्ल्यूबीसी है, अमीबॉइड शेप का होता है। ठीक है, अब ये अमीबॉइड शेप का डब्ल्यूबीसी के अंदर मान लो कि अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, छोटा छोटा सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ये ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आ जाएगा। और किसी डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसीएस के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो ये फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स हो जाएगा। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, दो चीज में बटा हुआ है, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स फिर उसका फर्दर थ्री डिवीजन है जिसको न्यूट्रोफिल, इजनोफिल और बेसोफिल बोलते हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स फर्दर दो डिवीजन है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। और फिर इस लिम्फोसाइट्स का तीन डिवीजन है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, अब ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है, इसमें पहला जो न्यूट्रोफिल है, ये हेल्प करेगा फेगोसाइटोसिस में। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। पहले इतना समझो कि न्यूट्रोफिल क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। अब एग्जाम में क्या आ सकता है? तो एग्जाम में बेसिकली वो ये पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का डिवीजन बताओ। तो डिवीजन बताते समय ऐसे थ्योरी वाइज मत लिखना, उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। पर अगर तुम लोग डब्ल्यूबीसी जैसे ये चार्ट है ना, अगर ऐसे चार्ट बना दोगे तो फिर वो उसमें फुल मार्क्स मिलेगा तुम्हें। तो हमेशा एग्जाम में क्या किया जाता है कि चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो ये डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का फंक्शन याद रखना कि ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। और इसका ये डायग्राम याद रखना कि इसमें तीन लोब होता है। देखो एक लोब, दो लोब, तीन लोब। तो जहां पर भी किसी सेल में तीन लोब दिखेगा, ट्राइलोब सेल, ट्राइलोबुलर सेल, तो वो न्यूट्रोफिल होगा, उसको वो न्यूट्रोफिल कंसिडर करना। यूजोनोफिल में दो लोब्स होता है। देखो, फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है, तो उसे बोलेंगे यूजोनोफिल। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होता है? तो वही वो इन्फेक्शन जो वो मतलब
जीव जो हम लोग के बॉडी में रह रहे हैं और फिर हम ही लोग से अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा पैरासाइट्स। इज़ोनोफिल ये फाइट करेगा पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और बेसोफिल क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा। कोई भी देखना कि कहीं पर भी कुछ भी कोई बैक्टीरिया आया या फिर कहीं पर कुछ बाहर से चोट लग गया तो फिर वहां पर एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है? तो वहां पर बेसोफिल का नंबर इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। तो बेसोफिल क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन को। तो बेसोफिल हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है उतना भी, ठीक है? नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल अमाउंट में अच्छा है। ज्यादा होगा तो भी दिक्कत और कम होगा तो भी दिक्कत। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स हमेशा याद रखो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जहां पर भी किसी को फाइट करना होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से, तो वहां मोनोसाइट आएगा। बैक्टीरिया, फंगी और वायरस को ऑफ करने के लिए उसके अगेंस्ट में, ठीक है? और लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो लिम्फोसाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के लिए। लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट है। अब 3 तरह का लिम्फोसाइट्स हो सकता है, बीटा लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है? तो ये याद रखना है। आगे देखो, अभी बताए थे ना कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। अच्छा, पहले यहाँ देखो, मान लो कि एक जगह हमें, ये हमारा स्किन है, ठीक है? ये हमारा स्किन है और यहाँ पर चोट लग गया। अब यहाँ पर जैसे ही चोट लगा तो तुम्हारे बॉडी से डब्ल्यूबीसी सेल्स के लेयर को पार करते हुए डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, क्योंकि अमोइबिड शेप है, जहां से उसको ऐसे करके जगह मिला, वो कुछ ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही सेल्स, जैसे ही ये अमीबा शेप का डब्ल्यूबीसी एक सेल्स को पार करते हुए, ठीक है, सेल को पार करते हुए उस जगह पे आ जाएगा जहां तुम्हें चोट लगा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस मतलब स्किन के थ्रू डब्ल्यूबीसी का बाहर आना, ठीक है? तो ये हो गया डायपेटिसिस। अब ये आ गया, इसका आना हो गया डायपेटिसिस डब्ल्यूबीसी का। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, यहाँ जो भी बैक्टीरिया, वायरस होगा उसको ये इनगल्फ करेगा, ठीक है? जैसे ही ये इनगल्फ किया उसको, और इस प्रोसेस को फिर बोल देंगे फेगोसाइटोसिस, ठीक है? इनगल्फिंग को बोल देंगे फेगोसाइटोसिस। और सेल के पास वो जो चोट लगा है वहां पर आने तक का उसका प्रोसेस को बोल देंगे डायपेटिसिस, ठीक है? तो अमीबॉइड शेप में जब डब्ल्यूबीसी स्किन के जहाँ डिफेंस करना है वहां पहुंचता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे डायपेटिसिस। और वहां पहुंच के जो उस बैक्टीरिया, वायरस उस साइट पे है वहां को इनगल्फ कर लेता है, तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, Phagocytosis क्या होता है? Process in which most WBC engulf the particle-like solid substance, whether bacteria, virus, कुछ भी, ठीक है? Especially bacteria, उसी को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, जहां पे WBC इनगल्फ कर ले। तो ये हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म का, ठीक है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन बताया ना कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करेगा। मोनोसाइट्स क्या कर रहा था, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को ऑफ कर रहा था, अगेंस्ट काम कर रहा था उसका। तो हियर द मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाया डायपेडेसिस। ये पता चला ना कि जब वो माइग्रेट करेगा, जाएगा वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को पास करके उस साइट पे, तो वो किस प्रोसेस से जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जब माइग्रेट करके जाएगा डायपेडिसिस से, और फिर वहां पर फाइट करेगा जर्म्स के अगेंस्ट में, तो वहां पर रेड कलर का इन्फ्लामेशन तुम लोग को दिखेगा, उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है? अब ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यहाँ पर डायपेडिसिस का भी डेफिनेशन अगर तुम लोग को लिखना है तो लिख लो कि द WBC when migrate through the walls of the blood vessels to reach the site of infection, it is known as diapedesis, ठीक है? When WBC migrate through the walls of blood vessels by diapedesis uh, to reach the site of infection, it is known as diapedesis. अब यहाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जो कि किल करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा जर्म्स को और पॉइजनस सब्सटेंस को।
ठीक है? यहाँ देखो एंटीबॉडीज को डिफाइन किया गया है। डिजीज कॉजिंग जर्म्स इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कोई भी डिजीज होगा तो उसका जो जर्म्स है वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने का कोशिश करेगा। अब ये क्या करेगा, जब ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने का कोशिश करेगा तो वो पॉइजनस सब्सटेंस, कोई भी जर्म्स है तो पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है। पॉइजनस सब्सटेंस को हम लोग टॉक्सिन्स भी बोलते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में लिम्फोसाइट्स जो होगा डब्ल्यूबीसी का, वो एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जो कि एंटीबॉडीज उसी को कहते हैं, ठीक है? तो कोई भी जर्म्स जब ब्लड में स्किन में बैठा, वो क्या करेगा, एंटर करने का कोशिश करेगा ब्लड स्ट्रीम में और कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करेगा। ये पॉइजनस सब्सटेंस को टॉक्सिन्स भी कहते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्लड, हमारा डब्ल्यूबीसी स्पेशली जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा, वो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी का कौन सा पर्टिकुलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स, वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। उसी केमिकल सब्सटेंस को एंटीबॉडीज बोलते हैं जो लड़ेगा उस टॉक्सिन से। तो ठीक है, अगर एंटीबॉडीज किसी स्पेसिफिक टॉक्सिन के लिए है तो उसे फिर एंटी टॉक्सिन्स भी कहते हैं। तो एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन एक ही बात हुआ। एंटीबॉडीज क्या हुआ, वो केमिकल सब्सटेंस जो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस किया है जर्म से लड़ने के लिए, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉक्सिन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज है तो उसको एंटी टॉक्सिन कह देते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिम्फ, प्लेटलेट्स और फिर हार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलना, और इतना पढ़ लो अच्छे से। नोट्स चाहिए होगा तो फिर वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि नोट्स भी चाहिए तुम लोग को। वैसे यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट हमसे पूछ लेना, और पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है? थैंक यू बच्चों।